नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात करें थे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारत की राज्य व्यवस्था में हमने जो नीति निर्देशक टॉपिक है उसी के बारे में बात करे थे। तो उसकी हमने फर्स्ट क्लास कल ले ली थी। उससे कुछ जैसे हमने वहाँ पे अनुच्छेदों के बारे में बात की थी। तो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक विवरण है। तो जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 43 तक हमने बात कर ली थी। अब आगे का जो अनुच्छेद अनुच्छेद 44 उसी के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या कहा गया है और राज्य को क्या प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 की बात करें तो अनुच्छेद 44 में जो समान नागरिक संहिता मतलब राज्य को कर्तव्य है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करेगा। समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता से क्या मतलब है? समान नागरिक संहिता से मतलब है कि जो समान नागरिक संहिता, ठीक है, देश में किसी भी आधार पर, मतलब देश, हमारा जो देश है इसमें किसी भी आधार पर, मतलब जो भी डांडिक मामले हुए या फिर सिविल सर्विस वाले मामले हुए, जो सिविल या दंड वाले मामले हुए ना, उन मामलों में क्या होगा कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब उनकी जो सुनवाई रहेगी तो उसको लेकर धर्म के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही एक समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मतलब पहली बार एक वाद आया था, सरला मुकदम बना भारत सन 1995। इस बात में कहा गया कि देश के सभी मतलब पूरे देश में, पूरे भारत देश में जो समान नागरिक संहिता है वो लागू की जाएगी इस बात के अनुसार। लेकिन अगर फिलहाल वर्तमान में हम बात करें तो जो गोवा राज्य इसमें पूर्ण रूप से जो समान नागरिक संहिता वो लागू है, बल्कि ज़्यादातर मतलब अपने राज्य है कईयों में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जैसे बात कर सकते हैं कि जो मतलब इंडिया के जो 97% मामले उन्हीं में समान नागरिक संहिता लागू है। जैसे कुछ मामले हैं जिनमें अभी भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं विवाह, तलाक से संबंधित हुए या वसीयत से संबंधित हुए। तो ये कुछ मामले हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, क्योंकि इनमें जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी भी धर्म के नाम पर, मतलब धर्म के जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से मतलब विवाह होते हैं, या फिर मतलब तलाक का भी अलग रिवाज है। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हिंदुओं में तलाक का अलग रिवाज है तो मुसलमानों में अलग है। उसी प्रकार विवाह के रिवाज की बात करें तो विवाह का रिवाज भी ईसाई धर्म में अलग है, मुस्लिम में अलग है। तो ये रीति रिवाज अलग है। तो इस हिसाब से समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं इनमें लागू नहीं है। तो इस हिसाब से हम देखें तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 97% मामले उन्हीं में समान नागरिक संहिता लागू है हमारे देश के, और बाकी कुछ मामले हैं जिनमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। और गोवा की बात करें तो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से हर मामले में समान नागरिक संहिता 100% लागू है। और ये बात आया था सरला मुकदम बना, इसमें कहा गया था कि जो भारत के सभी राज्यों, मतलब भारत के पूरा भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। उसी को लेकर फिर समान नागरिक संहिता, ये जो तलाक वाला मामला था, इसको लेकर एक वाद भी था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद अहमद बेग बनाम शाहबानो, ये 1985 का वाद था, 1985 का वाद था। इसमें कहा गया है कि जो मतलब विवाह से जैसे कई मामले थे तो उन्हीं को लेकर जैसे हर समान नागरिक संहिता के तहत इसमें कहा गया कि जो मतलब जो तलाक के बाद, मतलब जो तलाक के बाद जो महिला को जो भरण पोषण के लिए जो राशि दी जाती है, तो वो राशि जो कई बार क्या होता है कि कई महिला एक पति से एक से शादी करने के बाद दूसरे से शादी कर लेती है, लेकिन जो कहे कि पहला जो फर्स्ट पति रहेगा, मतलब उसका फर्स्ट हस्बैंड रहेगा, उसी से उसको भरण पोषण की जिम्मेदारी मिलेगी। ये मोहम्मद अहमद बेग बनाम शाहबानो 1985 बाद में कहा गया था। और इसी के तहत एक मतलब जो तलाक संरक्षण अधिनियम नियम बनाया गया था 1987 में, वो भी इसी के तहत, इसी बात के तहत बनाया गया था। और इसी के बाद में फिर इसको इस बात के तहत, मतलब इसको जो अधिनियम था 1987, इसके तहत क्या किया गया कि जो तलाक के बाद जो फर्स्ट पति की तरफ से भरण पोषण मिलेगा, इसको एक तरह से निष्क्रिय कर दिया गया था। उसी के बाद में एक बात आता है सायरो
शायरोबानुवाद 2017। शायरोबानुवाद 2017 में जो 3 तलाक वाला तलाक विद्दत, जैसे तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तो जिसमें तलाक विद्दत से एक अलग से तलाक था, तलाक विद्दत। तो इस तलाक विद्दत को उस शायरोबानुवाद 2017 से इसे समाप्त कर दिया गया था। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद 44 में हमने क्या पढ़ा कि समान नागरिक संहिता की इसमें मेन रूप से बात की गई। जो हमारे जैसे राजस्थान पुलिस को या सीईटी को लेकर अगर टारगेट करे तो उस हिसाब से ज़्यादा इसमें इस क्वेश्चन का मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में इसमें इतना ही पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता कहाँ से लागू की गई और कौन सा राज्य जिसमें पूर्ण रूप से लागू है। तो ये 2 फैक्ट आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना। और एक सरला मुकदम बनाम भारत संघ 1995 बात था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी में कहा गया था कि जो मतलब पूरे भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता लागू करना है। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो क्या बोलते हैं मतलब अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 45 में जो जैसे कि हमने पढ़ा था मूल अधिकार में, जो मौलिक अधिकार पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा था कि जो 21 अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 21 में शिक्षा के बारे में बात की गई है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वही इसमें बात की गई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसमें क्या किया है कि मतलब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जैसा आपने देखा कि जो एक संशोधन किया गया था, तो वो संशोधन किया गया था उसके जो 21A जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था उसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसी के तहत इसमें क्या एक बात और जोड़ा गया था कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो ये जो बचपन से लेकर जो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो बचपन से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था वो भी इसमें किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जैसे हमने 86वें संविधान संशोधन 2 के बारे में पढ़ा, तो जो 86वें संविधान संशोधन 2 के बारे में हमने जैसे मौलिक अधिकारों में पढ़ा था, तो हम इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके तहत कौन कौन से संविधान संशोधन, इस संविधान के संशोधन के द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। तो जो एक तो अनुच्छेद 45 की बात की, एक तो हमने अनुच्छेद 21A की बात की थी। 21A में हमने देखा था कि जो मूल अधिकार बना दिया गया था जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। फिर एक दूसरा इसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 45, जो हमने यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। भाई हम बात करें तो तीसरी, तो जो अनुच्छेद 51A ये जोड़ा गया था 51A, तो इसमें बात की गई थी जो 11वां मूल कर्तव्य, जैसे मूल कर्तव्य के बारे में आगे भाग 51 में भाग 4 के में पढ़ेंगे। तो जो मूल कर्तव्य, तो 11वां मूल कर्तव्य था, जो 11वां मूल कर्तव्य वो 51A में जोड़ा गया था। तो 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा तो कुछ मतलब संशोधन किए गए थे, तो उनमें जैसे 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे, 21A, 45 और 51A। अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 SC ST और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कमजोर वर्ग, जो समाज के कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग, उनको उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, उनके आर्थिक हितों का प्रावधान करेगा। मतलब ऐसा प्रावधान करेगा कि उन सभी को लाभ मिल पाए, साथ में मतलब औरों को भी मतलब आर्थिक हितों का लाभ मिल पाए और साथ में उनको लोक सहायता और शिक्षा भी मिल पाए। तो ऐसा प्रावधान किया गया, मतलब कमजोर वर्ग और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा,
राज्य, ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। अगला मतलब इन अनुच्छेद 46 में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो ST और कमजोर वर्ग है उनके लिए एक मतलब आर्थिक हितों की रक्षा करेगा राज्य, इतना ही ध्यान रखना, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में बात करें तो जो राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य से है कि जो मतलब राज्य है ना सभी के लिए, मतलब कह सकते हैं कि जो राज्य सभी के लिए मतलब लोगों के लिए उनके भरण पोषण या पोषण आहार, पोषण एंड पोषण आहार, पोषण आहार की मतलब अच्छी व्यवस्था करेगा। साथ में जो मतलब उनको पोषण शुद्ध तो मिले, उसके बाद में उसको एक और करना होगा कि जो जैसे मदिरा, जैसे कई औषधीय जो नशीली चीज़ें आती है, जैसे हम जैसे थे अफीम हुआ या डोडा पोस्ट, इन सभी के भी उनके रोक लगाएगा, इन पर भी रोक लगाने का काम इस अनुच्छेद 47 के तहत ही किया जाएगा, जो प्राथमिक कर्तव्य में आता है। अब हम बात करते हैं कुछ जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि अनुच्छेद 47 में कुछ प्राथमिक राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, जैसे कर्तव्य के बारे में हमने और भी कई जैसे पढ़ा था, जैसे एक है कि जो एक हमको एक ध्यान रखना है कि जो राज्य के कर्तव्य, जो मेन राज्य के कर्तव्य वो भाग 4 में है, भाग 4 जिसे हम जिसके बारे में हम बात करें, लेकिन अगर प्राथमिक कर्तव्य की बात आ जाए तो वो भाग 4 के अनुच्छेद 47 में है। ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 के बारे में। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में प्रावधान किया गया है कि राज्य, जो राज्य है वो एक तो कृषि और पशु, कृषि और पशुओं के लिए को उन्नत एंड वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ेगा। मतलब राज्य कृषि और पशुओं को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ेगा। मतलब इसमें है कि जैसे कि जैविक खेती, अभी जो जैविक खेती का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, तो जो जैसे जैविक खेती ऐसे कह सकते हैं कि मतलब एक वैज्ञानिक रूप से और क्या खेती में मतलब इम्प्रूव किए जा सकते हैं, तो वो सभी करने की जिम्मेदारी राज्य की रहेगी। और मतलब कृषकों या जो पशुपालक है उन सभी के लिए मतलब वो अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर सके, ताकि वो और अच्छे से मतलब अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, एक नई तकनीक के साथ में कृषि कर सके, साथ में पशुओं के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। और साथ में जो मालवाहक पशु है, इसमें एक बात और कही है कि जैसे मालवाहक पशु है, दूधारू पशु है, और भी कई प्रकार के जैसे और भी कई प्रकार के पशु है, उन सभी के वध पर रोक रहेगी। मतलब उन सभी के वध पर रोक रहेगा, मतलब उनको किसी प्रकार से मतलब उनका वध नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। एक बात इसमें और कही गई है कि जो मतलब मालवाहक और दूधारू पशु है ना, मालवाहक एंड दूधारू पशु, इनकी नस्लों को बढ़ावा देने में भी सहायता करेगा राज्य। मतलब इनकी नस्लों को बढ़ाया जाएगा ताकि और ज़्यादा नस्लें हो, तो अलग अलग प्रकार की, तो मतलब इसका बेनिफिट आने वाले टाइम को मिल पाए। एक था अनुच्छेद 48A, ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें एक प्रावधान किया गया था, राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, साथ में वन एंड वन्यजीव जीवों का संरक्षण एंड संवर्धन करेगा। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि राज्य ऐसा करता भी है,
कि जैसे वन्य जीवों को मतलब एक तरह से सेव करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रहा है, और मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो मतलब अभ्यारण्य वगैरह उनको भी एक अभ्यारण्य घोषित करना, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रहा है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया कि जो राज्य है ना, राज्य जो देश के ऐतिहासिक, जैसे ऐतिहासिक एंड पुरातात्विक, ऐतिहासिक एंड पुरातात्विक स्मारक एंड राष्ट्रीय धरोहर, राज्य ऐतिहासिक और पुरातात्विक और जो राष्ट्रीय धरोहर है उन सभी का भी संरक्षण करेगा और संवर्धन करेगा। इसके तहत ही अनुच्छेद 49 के तहत। अब हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 50 के बारे में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 के बारे में। अनुच्छेद 50, तो इसमें कहा गया कि राज्य है ना, जो राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिसमें जो कार्यपालिका एंड न्यायपालिका ये पृथक हो सके, पृथक हो सके। अब इनमें मेन रूप से किन पे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इससे मतलब होगा जो लोक सेवक है तो उनको उनके एक कार्य को सीमित किया गया। जैसे हम देखते हैं कि एक बार हम एसडीएम का नाम तो सबने सुना है। एसडीएम रियलिटी में ये एसडीओ होता है, लेकिन क्या करता है इसको एक मजिस्ट्रेट का पद दे दिया जाता है, मतलब मजिस्ट्रेट के नाम से वो एसडीएम यहाँ पे लगा लेता है, मतलब सब डिवीजन ऑफिसर होता है। लेकिन ये क्या होता है कि इसको कुछ न्यायिक शक्तियाँ दे दी जाती हैं, तो इसके तहत क्या होता है कि मजिस्ट्रेट लगा लेता है, मतलब ये कह सकते हैं कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। तो एसडीएम जैसे इसी प्रकार के जैसे हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये यहाँ पे पृथक नहीं होके एक ही जगह हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको पृथक करने के लिए जो राज्य एक प्रावधान करेगा अनुच्छेद 50 के अनुसार। हालांकि ये वर्तमान में हो नहीं रहा, बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े कुछ मामले राज्य के पक्ष में है। तो इनमें एक तो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राज्य की जिम्मेदारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखे। साथ में इसकी यह भी जिम्मेदारी कि जो भी देश, हमारा देश जो भी समझौते या संधि कर रहा है, देश संधि और समझौते कर रहा है, उन सभी का पालन करना भी है। अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सम्मान देना, उनको सम्मान पूर्वक उनका पालन करना भी है। साथ में जो कुछ अन्य देशों से कुछ विवाद है उनके प्रति मध्यस्थता से उन विवादों को निपटारा करना भी इस अनुच्छेद के तहत कहा गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जुड़े से मामले अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो ये थी हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ जो हमने जो अनुच्छेद थे उन सभी के बारे में जान लिया, कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको इन अनुच्छेदों के बारे में ध्यान रखना। तो नीति निर्देशक तत्वों में तो फिलहाल इतना ही साथियों। अब हम आगे कल से बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं इसी के साथ आपसे क्लास के साथ में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।